वो सारे कजिन इस वक्त मरी घूमने के लिए अपने पेंट हाउस में आए हुए थे। सुबह सवेरे का वक्त था। सारा नाश्ता बन गया था। अनाया डाइनिंग टेबल पर बर्तन सेट कर रही थी। सब आ गए क्या? कबीर ने पूछा। निदा ने हाँ भी सर हिला दिया। ये आदम कहाँ है? उसने आदम को ना पाकर पूछा। शायद कमरे में है, मैं बुला लाती हूँ। अनाया इतना कहकर सीढ़ियों की जाने बढ़ी थी। वो आदम के कमरे के बाहर पहुंची। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ कंफ्यूज हुई, फिर खुद में हिम्मत पैदा करते दरवाजा नॉक किया। अंदर से आदम की आवाज आई, आ जाओ। तो वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। वो स्टडी टेबल पर बैठा अपना लैपटॉप खोले मुस्कुरा कर किसी से बातें कर रहा था। जैसे अनाया की नजर स्क्रीन पर पड़ी, चेहरे की सारी मुस्कुराहट किसी ने नोच फेंकी थी जैसे। वो डॉक्टर समरा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। डॉक्टर समरा डॉक्टर आदम के साथ काम करने वाली एक कोलिग थी। किसी ने अनाया का दिल मुट्ठी में दबोच के सांस आना रोक दिया था जैसे। आदम अपने ध्यान में बातें कर रहा था, मगर किसी की मौजूदगी महसूस करते उसने चेहरा मोड़ कर देखा तो अनाया खड़ी थी। क्या हुआ अनाया? वो जो साकित जामिद स्क्रीन को देखे जा रही थी। आदम की आवाज पर जैसे होश में आई थी। मैं आपको बुलाने आई थी। नाश्ता लग गया है, सब आपका वेट कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल से इतना ही बोल पाई। आदम ने सर हिलाया। ओके समरा, फिर बात होगी। मेरी सिस्टर बुला रही है, अल्लाह हाफिज। उसने मुस्कुराकर कॉल काटी और स्क्रीन नीचे की, मगर अनाया को लफ्ज सिस्टर साकित और जामिद रहेगी सुन के। आदम ने उसे फैंटेसी से हकीकत दुनिया में लाकर पटका था। अनाया का सांस आना रुक गया था जैसे। उसे घुटन होने लगी। अनाया कहाँ खो गई? आदम उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा था। वो जैसे होश में आई, फिर खुद को कुछ हद तक संभाला। आप उसे पसंद करते हैं? वो खुद को यह सवाल पूछने से रोक ना पाई। आदम ने कुछ ना समझी से आग बुझ गए। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो समझ ना सका कि अनाया क्या बात कर रही है। वही डॉक्टर समरा जिससे आप अभी बात कर रहे थे। पसंद करते हैं उसे? अनाया का लहजा कुछ सख्त हुआ था। आदम की आंखें मुस्कुराई। हाँ, अच्छी तो लगती है। और आदम की मुस्कुराहट ने अनाया के कदमों तले से जैसे जमीन ही खींच ली थी। आदम की मुस्कुराहट और आंखों की चमक ने अनाया के दिल को टुकड़ों में जैसे तोड़ दिया था। तो आप उससे शादी कर लेंगे? उसने कैसे ही अल्फाज जुबान तक लाए वो वही जानती थी। आदम हंस पड़ा। अच्छी लगने का मतलब ये तो नहीं है ना कि शादी कर लूं। मुझे तो तुम भी अच्छी लगती हो, तो क्या तुमसे भी शादी कर लूंगा? और अनाया का सांस जैसे रुक गया था। उसने बेयकीनी से आदम को देखा। उसे लगा जैसे एकदम से सारा कमरा रोशन हो गया था। कर ले? अनाया ने न जाने कैसे अल्फाज अदा किए। वो खुद हैरान थी। आदम ने ना समझी से उसे देखा। क्या करूं? वो जैसे समझ ना कहा सका। उससे शादी कर ले। और बहुत संजीदा लेते हुए बोली कि आदम की आंखों में बेयकीनी उभरी। उसे बहुत गौर से अनाया का चेहरा दिखा, जहां मजाक का कोई भी शब्द नहीं था। मैं मजाक कर रहा था, वरना मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं। वो सर चटक कर हल्के फुल्के अंदाज में बात को खत्म कर गया। अनाया तो बस उसके चेहरे को देखती रहेगी। और वो दरवाजे की जाने पड़ा, मगर अनाया की आवाज ने उसे जंजीर कर दिया। मगर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो बहुत तेजी से उसकी तरफ पलटा था। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अनाया? मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन समझता हूँ। ये क्या फतूर दिमाग में डाल लिया तुमने? खबरदार अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचने की कोशिश भी की। उसके सामने खड़ा लाल बबू का चेहरा लिए उंगली उठाए, उससे लाल होती आंखों के साथ उसके चेहरे पर दहाड़ा था। उसका इतना अजनबी लहजा देख अनाया अंदर तक सहम उठी। वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। अनाया को तो जैसे सांस आना ही रुक गया था। वो पूरे कद से जमीन बोस हुई। आंखों से आंसू बहते बहुत तेजी से चेहरा भगोने लगे। उसने कब ये चाहा था, मगर मोहब्बत पर शायद कभी किसी का इख्तियार कहाँ चलता है। उसने कौन सा ये सब अपनी मर्जी से किया था। हो गई मोहब्बत। और बहुत मुश्किल से अपनी हिचकियों को रोक कर नीचे आई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसके भाई यहाँ थे और वो किसी किस्म का तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बेदिली से खाना खाने लगी। मशल भी बेदिली से खाना खा रही थी क्योंकि उसका महबूब शोहर यहाँ मौजूद नहीं था। कबीर के दिमाग में हेजल चल रही थी क्योंकि हेजल की तबीयत ठीक नहीं थी और आदम शदीद डिस्टर्ब नजर आ रहा था। उसने कभी अनाया से इतने गुस्से में बात नहीं की थी, मगर उसने बात ही ऐसी की थी कि आदम का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। नाश्ता करने के बाद अनाया कमरे में बंद हो गई थी। कबीर ने सबको बाहर चलने का कहा तो सब तैयार हो गए। आखिर सब यहाँ घूमने ही तो आए थे। हेजल भी उठ गई थी। मशल ने देखा अनाया काफी देर से गायब थी। वो उसके रूम की जानी पड़ी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर आड़ी तुरछी लेटी हुई थी। अनाया? मशल की आवाज ने उसने अपने आंसू साफ किए और उसके पास ही बेड के किनारे पर टिककर बैठ गई। अनाया ने खुद को कंपोज किया और उठकर बैठी। क्या बात है? मशल ने कुछ नरमी से पूछा। अनाया ने नफी में सर हिलाया। मशल ने उसकी आंखों में तकलीफ देखी। अगर कोई बात परेशान करे तो उसे शेयर करके उलझन दूर कर लो। मशल के अल्फाज थे या कोई जहर। अनाया तो उसके खूबसूरत चेहरे को देखती उसकी बातों में जैसे खो सी गई थी।
उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को अंदर धकेल कर कुछ कहने को लब खोले। क्या मोहब्बत हो जाना कोई जुर्म है? उसकी आवाज में जख्मीपन सा आ गया था। मशल हैरान सी हुई, क्योंकि मोहब्बत होना कहाँ किसका कसूर है। मशल की आंखों में नरमी थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। मोहब्बत हो जाना कोई जुर्म नहीं, मगर नामहरम से मोहब्बत करना जायज नहीं। अनाया की आंखें फटी की फटी रह गई, दिमाग में धमाके होने लगे। मगर मोहब्बत कौन सा इंसान अपनी मर्जी से करता है? ये तो कमबख्त खुद ही हो जाती है। उसने अपना दिफा करना चाहा। मशल अब भी वैसे ही नरमी से मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत होना हमारे इख्तियार में नहीं, मगर उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमारे अपने इख्तियार में होता है। अनाया की आंखों में ना समझी उभरी। क्या मतलब? उसका दिमाग मजीद ऊंचा। मतलब ये कि नामहरम से मोहब्बत करना जायज नहीं। नामहरम या तो पट्टी का ईंधन है या जहन्नम की आग। ठीक है, मोहब्बत एक फितरी अमल है, मगर उसके बाद इंसान क्या करता है उसके अपने इख्तियार में नहीं है। सबसे पहले अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। उस शख्स को देखने से गुरेज करो। दूसरी चीज, ये रात के अंधेरे में मैसेजेस, नामहरम से मीठी गुफ्तगू, ये सब तबाही है। अनाया की आंखों से आंसू बहते गालों पर भगोने लगे। वो साकित और शल रह गई। उसने ये क्यों ना सोचा? वो तो एक नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। उसने एक नजर मशल के चेहरे पर डाली, जिसमें बला का इत्मीनान था। उसके चेहरे के साथ आंखों में चमक थी, जैसे नूर हो। अगर उन सब के बावजूद भी इंसान उस शख्स को भूल ना पाए तो क्या करना चाहिए? उसने बहुत मुश्किल से कुछ कहने को लब खोले थे। मशल की मुस्कुराहट में कोई भी तब्दीली नहीं आई। दुआ, एक लफ्ज जवाब आया, और अनाया को लगा कि वो कभी हिल नहीं पाएगी। मशल कुछ पल दोबारा बोली, अल्लाह से दुआ करो कि वो शख्स तुम्हारा महरम बन जाए। अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर हुआ तो तुम्हारा महरम बन जाएगा, वरना अल्लाह उसे तुम्हारे दिल से निकाल दे। मुश्किल है, मगर गुनाह की लज्जत से बेहतर है। जानती हो, महरम सुकून होता है और ना महरम बेसुकून। अनाया की हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होने लगी। वो रो रही थी क्योंकि ना महरम से मोहब्बत वो कर बैठी थी। मुशल बस नरमी से उसे देख रही थी, एक शफीक औरत की तरह, एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह। अनाया उस खुशनसीब औरत के चेहरे को देखकर रह गई। उसे बेख्तियार रश्क आया कि मशल उसकी बड़ी बहन है। कबीर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आ जाओ लड़कियों, जाना नहीं है? कबीर की आवाज से वो दोनों हरकत में। अनाया खुद को कंपोज करती उठी और जल्दी से अपनी हालत ठीक की तो वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई। खान हवेली के 3 सपूत थे। सबसे बड़े अरमान खान, उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अजलाम, उससे छोटा कबीर, और उनसे छोटी अनाया, और उनसे छोटे हसान खान के भी 3 बेटे थे। बड़ा बेटा शाहवेज, छोटी मशल, और सबसे छोटी हेजल, और इसके अलावा सबसे छोटे अमान खान के 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा आदम और बेटी निदा। मशल की स्टडीज कंप्लीट हो गई थी, मगर अनाया, हेजल और निदा अभी यूनिवर्सिटी जाती थी। कबीर वकील था, आदम डॉक्टर था। शाहवेज और अजलाम दोनों बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना चुके थे। अजलाम और मशल की शादी हो चुकी थी। हेजल और कबीर का निकाह हो चुका था। तो वही अनाया को कब आदम से मोहब्बत हुई उसे एहसास ही ना हुआ। खान हवेली में शादी सिर्फ खानदान में ही की जाती थी। वो सब इस वक्त शॉपिंग कर रहे थे। लड़कियों को सब चूड़ियों के स्टॉल की जानिब देखकर जिसे सब खिल उठे थे। सब अपनी पसंद की चूड़ियां निकाल रही थी। कबीर हेजल के पास झुका, रेड कलर की लो, तुम्हारे हाथ में वो बहुत खूबसूरत लगेगी। और हेजल सर झुकाकर मुस्कुराई थी। फिर रेड कलर की चूड़ियां उठाकर कबीर के सामने की। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई में पहनाई। नीदा तो अलग अलग रंग की चूड़ियां उठाकर उनका डिजाइन बना रही थी। सेल्समैन उन सबको ही देख रहा था। लाई मैम, हेल्प कर दो। अनाया को चूड़ियां पहनते देख उसने अपना हाथ बढ़ाया, मगर उससे पहले वो अनाया का हाथ पकड़ता, आदम का हाथ दरमियान में आ गया। उसने सेल्समैन को कत्ल कर देने वाली नजरों से घूरा। हमारी औरतों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उनके मुहाफिज यहाँ मौजूद है। उसने सख्त लहजे में कहते अनाया की तरफ पलटकर उसका हाथ पकड़ा, मगर अनाया हाथ नाव महसूस अंदाज में खींच गई। आदम बेहद हैरत से उसको ये अजनबी रवैया देख कर रह गया। उसे याद आया सुबह अनाया पर उसने गुस्सा किया था, शायद इसलिए वो नाराज है। अनाया, सुबह वाली बात भूल जाओ, वो बस एक मजाक था। उसने दोबारा अनाया का हाथ पकड़ा, मगर अनाया ने दोबारा अपना हाथ खींच लिया। आप ठीक कहा था आपने, मुझे मेरी औकात याद करवाई, मगर आप मेरे नामहरम है। और मशल अब्दुल कहती हैं नामहरम का लम्स आग की तरह होता है। वो बेतासुर लहजे में कहते मशल की तरफ पड़ी और अपनी कलाई उसके सामने की। आदम फटी फटी निगाहों से अनाया का ये रवैया देख कर आ गया। मशल ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और उसमें चूड़ियां डालने लगी। लाला, ये डाल देना। नीदा की आवाज से वो होश में आया। वो जो अपना हाथ और चूड़ियां उसके सामने किए खड़ी थी। आदम ने उसका हाथ पकड़ा और उसमें चूड़ियां डालने लगा। उसकी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनकी हवेली की औरतों को कोई गैर महरम हाथ लगाए, मगर अनाया को अल्फाज नहीं थे। वो पिघलता हुआ शीशा था जिसके कानों में अंडेल कर हो गई थी। वो तलख हकीकत थी
कि वो उसका नामहरम था। उसे डॉक्टर समरा के अल्फाज याद आए, मुझे लगता है वो आपकी कजिन आपको पसंद करती है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए पसंदगी देखी है। मेरा मतलब है मोहब्बत। वो दोनों हॉस्पिटल में आदम के केबिन में बैठे थे। आदम को शौक तो लगा, मगर वो अनाया को किसी की नजरों में जलील नहीं कर सकता था। पसंद करती भी है तो क्या मसला है, हमारे यहाँ शादी फैमिली में ही होती है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने जैसे साफ साफ अल्फाज में बता दिया कि वक्त आने पर अनाया से भी शादी कर सकता है। डॉक्टर समरा जख्मी निगाहों से उसे देख कर रह गई। और उस मोहब्बत का क्या जो मैं आपसे करती हूँ? आदम ने बेयकीनी से सर उठाकर देखा, जिसकी आंखें आंसू से भर गई थी। आदम ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। यह पसंदगी सिर्फ आपकी नहीं है डॉक्टर समरा, और भूल जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लहजा मजबूत था। उसे बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया था। मैं आपसे मोहब्बत का एतराफ सारी दुनिया के सामने भी कर सकती हूँ, चाहे तो आजमा ले, मगर क्या वो अनाया कर सकती है? वो कभी नहीं करेगी। जानते भी हैं, आपके खानदान में औलाद की कोई मर्जी पूछता ही नहीं है, बस उसे एक बोझ की तरह आजाद करने के लिए किसी भी जाहिल के हवाले कर देते हैं। और आपके साथ भी यही होगा। वो दोनों हाथ टेबल पर मारती हुई उठी थी। अगर हिम्मत है तो मेरी खातिर अपने खानदान से लड़े। पता चल जाएगा कि बेटों को पसंद की शादी करने दी जाती भी है, या सिर्फ खानदान की किसी भी लड़की को मुंह उठाकर आपके साथ बांध दिया जाता है। सारी जिंदगी एक टास्क रिलेशन ऐसा किसी जमाने में होता है। आप में हिम्मत नहीं है डॉक्टर आदिम खान। वो तनफ्फुर से कहती चली गई और आदम के सारे हवास स्लिप कर लिए गए थे। उसकी मर्दानगी को चैलेंज कर गई थी और उसे ये बात पावर करवा गई थी कि वो अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकता। निदा ने उसका बाजू हिलाया तो वो होश में आया। लाला, ये भी पहना दे। निदा ने दूसरा हाथ भी सामने किया तो आदम ने उसके दूसरे हाथ में भी चूड़ियां डाल दी। शाहवेज ने अपना वॉलेट निकालकर सब चूड़ियों की पेमेंट की। फिर वो सब उस स्टॉल से आगे की तरफ बढ़ गए। आदम के दिलो दिमाग में जंग सी छिड़ गई थी। अनाया कुछ पीछे चल रही थी और एक ही लम्हे में अनाया के करीब हुआ था। वो सब कुछ आगे चल रहे थे। आदम ने अनाया का हाथ पकड़ा और एक साइड पर ले गया। अनाया तो जैसे बौखला सी गई। ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़े। उसने कुछ सख्त लहजे में अल्फाज अदा किए। आदम ने उसे एक सुनसान गोशे में लाकर छोड़ा, फिर उसे कंधों से पकड़ा। उसकी आंखों में सुर्खी खतरनाक हद तक भर गई थी। अनाया को आज पहली बार उससे खौफ आया था। उससे मोहब्बत करती हो? उसने कुछ गुस्सा जब्त करते हुए सवाल किया और अनाया को लगा इसलिए उसके गुनाह को बड़े बाजार में पेश कर दिया। वो अंदर तक कपकपा उठी और मशल के अल्फाज याद आए, नहीं करती, छोड़े। और आदम के माथे की नसें ऊपर की। तो फिर ये क्यों कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं? उसने नहायत गुस्से से सवाल किया। अनाया ने अपनी सारी जिंदगी में आदम को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो तो बहुत हंसमुख और खुश मिजाज रहता था और हवेली में सबसे ज्यादा शरारती था। मैं नहीं जानती क्यों कहा था। अब छोड़े मुझे, आपके हाथ मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आदम को तो ऐसा गुस्सा आया कि हाथ दे। अच्छा, मेरे हाथ तकलीफ दे रहे हैं? कुछ ऐसा पहले तक तो तुम मेरे गले भी लग जाती थी, तब कहाँ था तुम्हारा ये दिमाग? इसके चेहरे पर गरजा था। अनाया की आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। तब मैं नहीं जानती थी कि महरम और नामहरम से पर्दे के क्या हकूक है। आदम का गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं दे रहा था। तो फिर मुझे लाला क्यों नहीं कहती? अगर तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है, बोलो, करती हो मोहब्बत या नहीं? और अब कुछ ऊंची आवाज में गरजा था। अनाया की हिम्मत बस हो गई थी। हाँ, हो गया गुनाह, मुझसे हो गई मोहब्बत। मगर मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत होना इतना बड़ा जुर्म बढ़ जाता है। मगर आप मुझे क्यों पसंद करेंगे? आपको तो डॉक्टर समरा पसंद है ना, जो डॉक्टर उस नामनासिब लिबास में हॉस्पिटल में घूमती है, जिसके गले में दुपट्टा तक नहीं होता। आप मर्द अपने घर की बहन बेटियों को तो 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं, मगर पसंद अपनी मर्जी की आती है, वो जिसमें शर्मो हया नाम की ना हो। उसके चेहरे पर गुस्से से चिखी थी और आदम को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर खींचकर थप्पड़ मारा हो। उसने अनाया को कंधे से छोड़ दिया, फिर उसका हाथ उठा था और अनाया के चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। अनाया के कान साई साई करने लगे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आदम से आखिरी चीज जो कभी भी तौक्का नहीं कर सकती थी, वो आदम का खुद पर हाथ उठाना था। तुमने मुझे इतना बेगैरत समझ रखा है? उसके चेहरे को दबोच कर डारा था, फिर अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर धकेलते वहां से गायब हो गया। अनाया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखने वाला वो शख्स आज उसे थप्पड़ मार के चला गया था। हाँ, आज उसे समझ आ गई थी कि नामहरम से मोहब्बत होना कितना बड़ा गुनाह है। और जमीन पर बैठी फूट फूट कर रोती चलेगी। वो चीख चीख कर सारी दुनिया को यह बता देना चाहती थी कि मोहब्बत इंसान को जलील और रुस्वा कर देती है। उसे तो उसकी अपनी मोहब्बत ने ही जलील और रुस्वा कर दिया। उसका सारा जिस्म कपकपा उठा। उसने जल्दी से अपना निकाब ठीक किया ताकि कोई उसकी गाल पर
उंगलियों के निशान ना देख सके। वो बस जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और दूसरी तरफ सिर्फ अनाया और आदम को ढूंढ रहे थे, जिन्हें गायब हुए काफी देर हो गई थी। सबसे पहले मशल की नजर अनाया पर पड़ी और फौरन उसकी जानिब आ गई। अनाया, क्या हुआ है? वो जमीन पर बैठी थी। उसको शदीद किस्म के चक्कर आने लगे। पता नहीं आप ही चक्कर आ रहे हैं। फरियाल ने उसका सर और चेहरा छुआ जहां से आग निकल रही थी। वो फौरन फिक्रमंद हुई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है अनाया। मशल ने फौरन अपना मोबाइल निकालकर कबीर को कॉल मिलाई। अगले 5 मिनट तक वो सब भी भागे हुए आए। अनाया, क्या हुआ है? कबीर उसके पास घुटनों के बल बैठा था। वो बाई के सीने से लगी। लाला, वो आदम। बस इतना ही बोल पाई और फिर होशो हवास से बेगाना हो गई। शाविज ने फौरन आदम को कॉल मिलाई, मगर वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। कबीर ने फौरन अनाया को बाजू में उठाया और सब वहां से निकले थे। वो वापस पेंट हाउस आए। कबीर ने अनाया को उसके कमरे में लाकर बेड पर लेटाया और आदम का फोन अब बंद जा रहा था। शाविज का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वही अनाया का चेकअप कर सकता था, मगर पता नहीं वो कहाँ गायब था। मशल ने जल्दी से ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर करनी शुरू की। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखने की होश न रही। पास ही हेजल इस तरह भी कैफियत में बैठी थी और नितम मुसलसल आदम को कॉल मिला रही थी। उसकी दिलो दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। उसे दो औरतों ने जैसे चैलेंज कर दिया था कि वो ना तो पसंद की शादी कर सकता है और ना उसे बाहिया बीवी चाहिए। उसे अनाया से की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर समरा तो चलो फिर भी गायब थी, मगर अनाया, वो तो उसकी अपनी थी ना। सालों से दोस्तों की तरह रहे थे। आदम को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों में से किससे मोहब्बत करे, है भी मोहब्बत या नहीं। वो गुस्से से वहां से निकल तो आया था, मगर 3 घंटे बेमकसद मरी के बाजारों में घूमता रहा। शाम हो रही थी। जब गुस्सा कुछ और ठंडा हुआ तो वापस पेंट हाउस में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने लाउंज का दरवाजा पार किया, सामने ही कबीर गुस्से से चक्कर काट रहा था और शाविज की शक्ल देखकर उसे बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। कहीं अनाया ने बता तो नहीं दिया कि वो उसे थप्पड़ मार चुका है। वो कभी अनाया पर हाथ ना उठाता, मगर अनाया के अल्फाज ने उसकी रूह तक को जला दिया था। इसलिए गुस्से में उसका हाथ उठ गया। आखिर था तो वो भी खानदान का खून। गारत के नाम पर जोश मारता था उसका खून। जैसे ही उन दोनों की नजर आदम की तरफ की, तो उन्होंने उसे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूरा। कबीर का दिल चाहा कि उसकी जान ले ले। वो आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। आदम जैसे तैयार था उनके रद्द अमल के लिए, इसलिए जल्दी से खुद को कंपोज कर गया। शाविज ने फौरन कबीर को पकड़ के पीछे किया। वो जानता था कि कबीर का गुस्सा कैसा है। रिलैक्स हो जाओ, उसने नरमी से अल्फाज अदा किए। इसे को अपनी शक्ल लेकर गायब हो जाए और ना मैं इसकी जान ले लूंगा। वो गुस्से से गरजा कि वो तीनों निकलकर बाहर आ गए। नीदा ने कुछ दुख से अपने भाई को देखा तो मशल ने कुछ उलझन से उसके नाक से बहता खून देखा और हेजल तो कबीर को गुस्से में देखकर एक कदम न बढ़ा सकी। आदम एक कदम आगे बढ़ा। मेरी बात सुने लाला। उसे कुछ कहने को लब खोले। शावेज, इसे को दफा हो जाए यहाँ से और ना मैं इसे कत्ल कर दूंगा। कबीर ये कहकर रुका नहीं, अनाया के कमरे की जानिब चला गया। शावेज चंद कदम चलकर उसके सामने आया, फिर से गिरेबान से पकड़ा। वहां बड़े बाजार में अनाया बेहोश हो गई थी। इतने घंटे हम सबने तुम्हें फोन किए, मगर तुमने तो मोबाइल ही बंद कर दिया। उस सर टचे में आहिस्ता आवाज में गरजा था और आदम खान के पैरों तले से जैसे जमीन खिसकी थी। किसी ने उसके सर पर सारी पेंट हाउस की छत जैसे दे मारी थी। तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहे थे कि तुम डॉक्टर हो, उसका चेकअप करोगे, मगर नहीं, तुमने एक बार भी हमारी कॉल उठाने की जहमत तक नहीं की। क्या फायदा है तुम्हारे डॉक्टर होने का जब फैमिली इमरजेंसी में तुम हमारे साथ नहीं थे। और आदम खान को बस ना चला कि जमीन फटे और होश में समा जाए। मैं उसे चेक, उसके अल्फाज मुंह में ही थे जब शाहवेज ने उसकी बात काटी। अब उसकी जरूरत नहीं है। हमने करीब ही क्लिनिक से लेडी डॉक्टर को बुला लिया था। उसे चेक किए कब की जा चुकी है। जाओ फिलहाल अपनी शक्ल गायब कर लो। शाहवेज ने उसे छोड़ दिया और फिर खुद ऊपर चला गया। ईदा को अपने भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको इतनी बार कॉल की लाला, आपने एक बार भी नहीं उठाई। उसकी आंखों में नमी इकट्ठी हो गई थी। हेजल और निदा अब कमरे में चली गई थी। सिर्फ मशल ही थी जो उसे हमदर्दी से देख रही थी। वो बहुत देर के बाद नजरें उठा सका। वो ठीक तो है ना? उसे मशल को देखकर सवाल किया। बहुत तेज बुखार हुआ था, पहले से कुछ तो बेहतर है, मगर अब बुखार में अभी भी जल रही है। दवाइयों के जेर असर गनूदगी में है। और नरमी से कहती कमरे में चली गई और आदम खाली हाथ खड़ा रह गया। उसे इस वक्त कोई समरा याद नहीं थी। कोई याद था तो सिर्फ अनाया। किसी की फिक्र थी तो सिर्फ अनाया की। वो इसे अकेला कैसे छोड़कर आ गया? हाँ, हो गया गुनाह। अनाया की आवाज कान में गूंजने लगी और एक झटके से उठा और पीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में आया। गुस्से से कमरे में चक्कर काटने लगा। उसका बस न चला कि चीखे चिल्लाए, सारी दुनिया को आग लगा दे। उसने अपना हाथ सामने किया। ये वही हाथ था जिसने उसने अनाया को थप्पड़ मारा था। आदम की ग्रे आंखें गुस्से और तकलीफ की शिद्दत से लाल हो गई थी।
उसे हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा, मगर सुकून यही ना मिला। वो अपना हाथ दीवार में मारता गया और यहाँ तक कि वो सारा खून से भर गया। उसका दिल जल रहा था। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे सच में अनाया खान से मोहब्बत हो गई थी। दिल ने चीख चीख कर कहा था कि हाँ, तुम भी उस मोहब्बत की बीमारी में मुब्तला हो गए हो। वो चेहरे पर हाथ रखे पूरी शिद्दत से चिल्लाया था। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितनी कितनी तकलीफ और कितना गुस्सा भरा हुआ था। वो बहुत खुश इखलाक था, मगर उसके अंदर गुस्से का ज्वाला जो अब फटने के लिए तैयार था। वो फौरन पेंट हाउस से बाहर निकल आया। एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर तब तक चिल्लाता रहा जब तक सारा गुस्सा बाहर नहीं निकल गया। उसे चीख चीख कर सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाली। फिर कुछ घंटे बाद उठा और पेंट हाउस वापस आया। सब रात का खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। वो बहुत खामोशी से अनाया के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में नाइट बल्ब चल रहा था। वो कदम कदम चलता अनाया के पास आया। वो सो रही थी। कितने ही पैर उसके पास बैठा उसके चेहरे को देखता रहा। सुर्ख गंदमी रंगत, खूबसूरत नकुश और सबसे ज्यादा उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। आदम की आंखों का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। वो सोच चुका था कि अब वो शादी किससे करेगा। कुछ देर बाद उठा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मरी में एक खूबसूरत सुबह का आगाज हो चुका था। आदम भी रात को पेंट हाउस में आ चुका था। वो कमरे से निकलकर बाहर आया तो कबीर पर नजर पड़ी, जो अनाया के कमरे में जा रहा था। अजलाम भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ। कबीर उसके पास बेड पर बैठा जो सो रही थी। बुखार अब उतर गया था। अजलाम ने नरमी से उसके बाल चेहरे से पीछे किए और अचानक उसकी नजर अनाया के गाल पर गई, जिसम में किसी ने चिंगारियां सी भर दी थी। उसकी बहन पर हाथ किसने उठाया? उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया था। उसने कुछ हद तक खुद को कंपोज किया। अब तो तबीयत काफी बेहतर लग रही है, बुखार भी काफी कम हो गया है। उसकी बात में कबीर ने बस हाँ में सर हिलाया। अनाया के जिस्म में जंबिश सी हुई थी। वो नींद से जैसे जाग गई थी। कुछ पल बाद उसने मूंदी मूंदी आंखें खोली। नजर सीधा दोनों भाइयों के चेहरे पर गई। वो मदम से मुस्कुराई। लाला। वो दोनों मुस्कुरा उठे। कबीर उसके पास हुआ। अब कैसी तबीयत है मेरी जान? कैसा महसूस हो रहा है? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। ठीक हो, आप परेशान मत हो। कबीर कोई कॉल सुनने बाहर निकल गया था तो अजलाम अनाया के करीब हुआ। तुम पर हाथ किसने उठाया अनाया? नरमी से सवाल पूछा। अनाया के चेहरे का रंग उड़ा। वो लाला बाजार में एक लड़की से कल बहस हो गई थी। मैंने सॉरी भी कहा मगर उसने गुस्से में हाथ उठा दिया। आप छोड़े, इग्नोर करें, सब ठीक है। उसने अजलाम को इग्नोर कर दिया। आदम से फिर किसी का सामना ना हुआ। उसके बाद वो लोग उसी रोज वापस लाहौर को लौट गए थे। उस वक्त अनाया अपने कमरे से निकल रही थी जब अचानक आदम उसके सामने आया। अनाया उसे देखकर झटकी थी। फिर से झटक कर साइड से निकलना चाहा मगर वो तो उसके सामने जैसे दीवार बनकर खड़ा था। मेरा रास्ता छोड़े, उसने कुछ सख्त लहजे में कहा। तुम मेरा दिल छोड़ दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। वही नरम मोहब्बत वाला लहजा, मगर आज उसके लहजे में नरमी के साथ तकलीफ और शिकस्त भी थी। अनाया फरीज सी हो गई। वो बेयकीनी से आदम का चेहरा देखती रहेगी। अब वो इतनी भी बच्ची नहीं थी कि आदम की बात का मतलब ही ना समझ पाती। मेरा रास्ता छोड़े आदम लाला, मैं तो आपकी बहन हूं ना। उसने चबा चबा कर एक लफ्ज अदा किया। अल्फाज नहीं थे। वो आदम के चेहरे पर वही लफ्ज थप्पड़ की तरह मारी थी जो आदम ने उसे मारे थे। अनाया, एक बार मेरी बात तो सुनो ना। मुझे गलतफहमी हो गई थी और मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। और भाई सिर्फ वो होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो। उसके लहजे में इल्तजा थी। अनाया के दिल में बहुत तकलीफ हुई थी मगर उसने सख्ती से अपने ऊपर सख्ती का खौल चढ़ा रखा था। एक लड़की जब किसी नामहरम से बात करे तो उसका लहजा सख्त होना चाहिए। ये आपको हर गुनाह और उसे हर खुशफहमी से दूर रखेगा। मुझे तो कुछ याद नहीं कि आप क्या कह रहे हैं और गुजरी बातों में याद नहीं रखती और अब रास्ता छोड़े गया। मगर वो तो जैसे उसकी बात सुनकर सुन ही नहीं रहा था। मैं आगा जान से बात करूंगा, तुम मुझसे शादी करोगी? अल्फाज नहीं थे, कोई मुर्दे के जिस्म में जान डालने के अमृत था। कितने ही पल वो आदम का चेहरा देख कर रह गई जहां कोई झोल नहीं था। फिर खुद को होश मिलाई। कभी नहीं, मैं आपकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल नहीं होगी, ना आज ना फिर कभी। इस बार वो आदम की साइड से निकल गई मगर आदम के अल्फाज ने उसे पत्थर कर दिया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं तो फिर तुम क्या कहोगी? अगर मैं एतराफ करूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो भी नहीं। और अनाया को लगा कि वो कभी हिल ही नहीं पाएगी। चांदी की ताह सारे दरो दीवार तक फैल गई थी। नामहरम जहन्नुम की आग है। अनाया का सारा फुसू टूट गया था। नहीं, मतलब नहीं। वो मजबूत लहजे के साथ कहती रुकी नहीं, वहां से चली गई और आदम कितने ही पैर उस खाली जगह को देखकर आ गया जहां वो खड़ी थी। उसे धकार कर जा चुकी थी और आदम अच्छे से जानता था कि उसकी वजह क्या थी। वजह थी वो डॉक्टर समरा। आदम खान को लम्हा में समरा से इतनी नफरत हुई
कि अगर वो सामने होती तो उसे कत्ल करने से भी गुरेज न करता। 2 दिन मजीद गुजर गए थे। आज सारा खानदान लाउंज में जमा था। दाजी ने कोई जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। सब बेचैनी से दाजी की बात सुनने के लिए मुंतजिर थे। दाजी ने अपनी सरबराही कुर्सी संभाली। मैंने फैसला किया है कि अब आदम और अनाया का निकाह होगा, तो 1-2 हफ्तों में ही निकाह की तैयारी की जाए। दाजी की बात सुनते अनाया का सांस रुक गया। उसने उसी बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से आदम को देखा, जो दादाजी के सामने बने सोफा पर बैठा बहुत पुरसुकून नजर आ रहा था। मतलब साफ था कि उसने दादी से ही बात की थी और दादी मान भी गए थे, क्योंकि दादी तो खुद खानदान से बाहर शादी के हक में नहीं थे। इसलिए सबसे बात करने की कोशिश की, मगर सब इस रिश्ते पर राजी थे और फिर उसकी बात किसी ने मान दी थी। उस वक्त सीढ़ियां पर बैठी थी जब उसके पास मशल आकर बैठी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? मशल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो अनाया ने नफी नजर लाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अपनी वजह से वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या हो गया अनाया? हम दोनों बहनें हैं, हम कभी भी भाभी मत समझा करो मुझे। तुम्हारी भाभी से पहले मैं तुम्हारी बहन हूँ। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो ना, हम उसका मिलकर हल निकालेंगे। मशल ने इतने मान से कहा था कि ना चाहते हुए अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अजीब से बवर में उलझ गई हूँ अभी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो बोली तो लहजा बहुत टूटा बिखरा था और अचानक मशल को उन दोनों की मरी में होने वाली बातें याद आई। क्या तुम ये निकाह नहीं करना चाहती? किसी और से मोहब्बत करती हो? मशल ने सवालिया निगाहें उठाई तो अनाया से पूछा। अनाया ने नफी में सर लाया। नहीं आपी, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, ये मोहब्बत ही तो जान से मार देती है। मशल को हकीकी दुख हुआ था। कैसी बातें कर रही हो? कोई बहुत बात है तो मुझे बताओ, हम आदम भाई से बात कर लेंगे। तुम किससे मोहब्बत करती हो अनाया? मशल ने तरकते दिल के साथ पूछा। अनाया ने भीगी आंखें उठाए से देखा, उसी शख्स से जो मुझे अपने निकाह में लेना चाहता है। और मशल बेहद बेयकीन थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर तुम उस शख्स से मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हारा निकाह तो हो रहा है ना। तो अनाया ने नफी में सर हिलाया। आप नहीं समझ सकेंगी, वो शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो किसी और से मोहब्बत करता है, और शायद अब जिद में मुझसे निकाह करना चाहता है। आप कुछ नहीं समझ सकती। हर शख्स अजलाम लैला जैसा नहीं होता जो अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत करे। वो बेबसी से उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई, और मशल समझ गई थी कि वो किस वजह से उलझन का शिकार है। इसलिए वो आदम से भी बदगुमान हो रही थी। उसने आदम भाई से बात की थी और आदम उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। मैं जानता हूँ मुझसे खफा है, मगर मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। उसने मशल को हौसला दिया था। बलाखिर वो दिन भी आ गया जब उन दोनों का निकाह होना था। वो व्हाइट और गोल्डन रंग की फ्रॉक पहने उसके पहलू में बैठी हुई थी। समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश भी है या नहीं, मगर वो इनकार नहीं कर सकती थी। उसके वालिदैन की इज्जत का सवाल था। उसे हर हाल में ये निकाह करना ही था। अगर वो शख्स आदम के अलावा कोई और भी होता, शायद तब भी उसे निकाह करना ही पड़ता, मगर अब वो अपनी मोहब्बत के बोझ तले दबती चली जा रही थी। मौलवी साहब का निकाह का पूछ रहे थे। उसने खाली जहन के साथ इजाबा को कबूल के पढ़ले तय किए, दस्तखत किए, और उसके बाद उसने मशल के कान में सरगोशी की कि वो यहाँ मजीद नहीं बैठ सकती। उसे घबराहट हो रही है, उसे अपने कमरे में जाना है। अच्छा परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। मशल ने आहिस्ते से उसे कहते सब बड़ों को मुखातिब किया कि वो कमरे में जाना चाहती है, और अनाया को अपने साथ के कमरे में ले गई। कुछ देर वो उसके पास बैठी रही, फिर वो कमरे से निकल गए। मशल के जाने के बाद जल्दी से अनाया ने उस ड्रेस को चेंज करने का सोचा। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने जिस्म पर कोई कफन पहन लिया था। उससे बहुत बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि दहाड़े मार मार कर रोए। उसे तो खुश होना चाहिए था कि वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी उसका शौहर बन गया था, मगर फिर भी उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई और कपड़े चेंज करने के बाद सीधी बेड पर लेट गई। वो सिर्फ सोना चाहती थी और उसका दिमाग इस वक्त शदीद थकन का शिकार था। पर उसकी आंखें मगरिब के बाद किसी पहर खुली थी। ईशा होने वाली थी। रात का अंधेरा फैल गया था। उसने कुछ खाया भी नहीं था। इतने में मशल खाने की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। उठ गई? मैं पहले ही आई थी, तुम सो रही थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। चलो आओ, कुछ खा लो। उसके पास ट्रे पर रखे हुए बोली। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा अभी। अनाया ने नफी में सर हिलाया। अनाया, क्या हो गया है? इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है। चलो आओ, शाबाश, यहाँ बैठकर खाना खाओ। मशल ने कुछ उकमिया लहजे में कहा। अनाया का लबों को एक तलक मुस्कुराहट ने छुआ। कभी कभी मोहब्बत ही बोझ बन जाती है। वो बिना किसी बहस के खाना खाने लगी। खाना खिलाने के बाद मशल कमरे से बाहर निकल गई। उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी ज्वेलरी पर गई। उसने निकाह के वक्त भी ज्वेलरी पहन रखी थी। उस सारी ज्वेलरी को उसने बॉक्स में बंद किया और ड्रेसिंग रूम में रखने की गर्ज से चली गई। और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई
और जैसे ही बाहर निकली तो कमरे में डिम लाइट्स चल रही थी। वो हैरान हुई कि अभी तो कमरे में दूसरी लाइट चल रही थी, ये लाइट किसने स्विच ऑफ की। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, अचानक उसके सामने कोई आन खड़ा हुआ और नाया की चीख निकलते निकलते रह गई। उससे पहले कि मुकाबिल का हाथ उसके लबों पे आया और उसने नाया को अपनी जानिब खींचा और उसका एक हाथ अनाया की कमर पर था और दूसरा उसके लबों पर। चीखना मत, वरना हवेली वाले क्या सोचेंगे कि निकाह की पहली रात ही लगता है शौहर ने बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आदम ने उसके कान में सरकोशी की तो कहीं जाकर अनाया का सांस सुकून का खारिज हुआ। वो घबरा गई थी। कुछ पलों के लिए वो वाकई डर गई थी कि उसके कमरे में कौन आ गया। हाथ हटा रहा हूं, शोर मत करना, वरना हवेली वाले इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मेरी इज्जत अफसाई होगी। नरमी से कहते उसके लबों पर हाथ हटा गया था। अनाया उसे ही देख रही थी भीगी आंखों के साथ, जैसे बहुत जालिम बीवी हूं। मैं एक बार तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता था, पूर अपने लिए सजी देखना चाहता था, मगर तुमने ड्रेस चेंज करके मेरे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। वो अफसोस से उसके कान में सरगोशी कर रहा था और अनाया बेहद हैरानी से उसे देख रही थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, फिर मुझसे निकाह क्यों किया? वो जख्मी लहजे में बोली। तो आदम ने एक गहरी सांस ली। तुमसे किसने कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? उसके बाल कानों के पीछे करते हुए उसने पूछा और अनाया जैसे साकित सी रह गई थी। वो आगे से कुछ भी ना कह सकी। आदम के सीने पर किसी ने सालों बाद ठंडक उतारी थी या सुकून, मगर ये वक्त और जज्बा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसका दिल चाहा कि वक्त यही कहीं रुक जाए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी अनाया? आदम ने उल्टा उससे सवाल पूछा। अनाया दुखी सा मुस्कुराई। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर मोहब्बत का एहसास हर उस वक्त होता था जब जब आप मेरे मुहाफिज बन जाते थे। मुझे हर जगह यूनिवर्सिटी से लेकर मेरी जिंदगी के हर पहलू में मुझे गाइड के साथ देते थे। और आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई और उसने बेसख्ता उसे अपने मजीद नजदीक करते सीने से लगाया और उसके सर पर लब रखे। अनाया हया से कुछ सिमटी और फौरन आदम से दूर होने की कोशिश करने लगी, तो आदम ने उसे पकड़ ढीली कर दी थी और अनाया आदम से कुछ दूर हुई। वो आदम को ही देख रही थी, उसके लब फड़फड़ाए। तो आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? अनाया के सवाल पर आदम के चेहरे पर दुखी सी मुस्कुराहट आई। और बहुत सारे मंजर थे जो निगाहों के सामने घूमे। मोहब्बत का तो पता नहीं चला, शायद तब जब तुम्हें चोट लगी थी और पट्टी करवाते वक्त तुम बहुत ज्यादा रोई थी, या शायद तब जब मैं तुम्हारे लिए वो झुमके लाया था, अब या फिर शायद तब जब मैं गुस्से पर तुमसे हाथ उठाने के बाद अपने हाथ को तकलीफ दी थी, या शायद तब जब मैं तुम्हारे साथ होता था, या शायद तब जब तुम पहली बार तुम्हें देखा था। और आखिरी बात पर अनाया ने बेयकीनी से आदम को देखा। उसे लगा शायद वो अगला सांस ना ले सके। पहली नजर, मतलब जब वो बहुत छोटी थी। अनाया की आंखों में उभरती हैरत देखकर आदम ने महज कंधे उचकाए और अनाया का सुकून टूटा। उसे समझ ना आई कि कोई बैक वक्त इतना खूबसूरत और खुश कैसे हो सकता है। अगर जिंदगी इतनी खूबसूरत है तो सारी जिंदगी इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। बस अपनी मोहब्बत को कबूल करने से डरता था। मुझे किसी समरा से कभी भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे बस ये लगता था शायद तुम मुझे बाइक की नजर से देखती हो, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करने की खता नहीं कर सकता था। आई एम सो सॉरी अनाया, हर उस चीज के लिए। मुझे माफ कर सकती हो? मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। वो नरमी से उसे अपने सीने से लगाए हर गलती की तलाफी कर रहा था और अनाया अपने सारे गम पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हकीकत है या कोई मेरा ख्वाब है। अनाया किसी शहर में जगली बड़बड़ाई थी। आदम ने उसकी कंधे का हजार मजबूत किया और जैसे अनाया को सांस लेने में घुटन मिलने लगी तो उसे यकीन हो गया ये सच है। मुझे सांस नहीं आ रहा आदम, वो बहुत मुश्किल ही बोल सकी। तो आदम ने अपना इज़हार नरम किया और तब कहीं जाकर अनाया ने सुकून की सांस ली। और इस वक्त वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी जिसकी जिंदगी में मोहब्बत थी। अब आदम उसके माथे पर लब रख रहा था। उसने आंखें बंद किए सुकून महसूस किया।